ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक तो 12th वाले चैप्टर वाला रह गया था, और अपना क्या बोलते हैं मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स का भी था। ठीक है, तो वो आज कवर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले काइनेटिक्स का देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से कौन कौन सी चीजें हैं विच यू शुड कीप इन योर माइंड। देखो, सबसे पहले तो अपना रेट ऑफ केमिकल, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, ओके। अरे यार, हाँ, सो यस, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है ये तो सबको लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई जनरल रिएक्शन दे रखी है, वैसे तो जनरल नहीं देगी, कुछ इक्वेशन देंगे आपको, तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, -1/a/डी/डी/टी। रिएक्टेंट की बात करूंगी तो वहां पे आप माइनस का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू -1/b/डी/डी/टी प्लस 1/c/डी/सी/डी/टी एंड 1/d/डी/डी/टी। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो एक ये ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों? हो सकता है कि वैसे तुम में से ज्यादा किसने डाउट पूछे नहीं, मुस्कान तुम्हारा ही कुछ है, तो हो सकता है मैं डिले कर दूं, क्योंकि लाइक मेरे को एक बिल्कुल ये लगा लो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैसेज सीन करने का भी नहीं मिल रहा। तो इन केस ऐसा हो ना, मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि आई नो तुम लोगों का पेपर भी आने वाला है, तो मैं नहीं चाहती तुम्हारे डाउट्स कोई पेंडिंग वेंडिंग हो। ठीक है, अगर दूसरे वाले नंबर पे नहीं आ रहा तो एक बार इस नंबर पे ही भेज दिया करो मेरे को, कोई भी क्वेश्चन भेजना हो। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए, हाँ, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे भाई? माइनस आप d/dt ऑफ N2 -1/3 d/dt ऑफ H2 और हाफ d/dt ऑफ अमोनिया। यानी कि जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे वहां पे तुम्हें कोफिशिएंट इंक्लूड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप ध्यान रखना, कर लोगे ना ये वाला, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्रोडक्ट वाला होगा उसमें प्लस का साइन लगाना, और अगर रिएक्टेंट वाले का लिख रहे हो तो माइनस का जरूर लगाना साइन। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स आती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलूं, मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ एग्जामिनर ने कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बता दो, है ना, या रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए बता दो, तो ध्यान रखना आपको कॉफिशिएंट वहां पे इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि -da/dt निकाल दो। अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है -db/dt। अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी या डी, यानी कि वो पूछना चाह रहा है dc/dt और dt/dt। क्लियर हो गया ये? ठीक है, लेकिन निकालोगे कैसे? निकालना आपको वही पड़ेगा, पहले रेट ऑफ फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उससे आपको निकालना रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे तुम लोग फंसते हो, इसलिए मैं थोड़ा जोर देके बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रेट लो की बात करूं बेटा, तो रेट लो आप कैसे लिखोगे? अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, लेट से एक जनरल इक्वेशन है, तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे के आएगा। अब के तुम्हारा रेट कांस्टेंट बोल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, और ए और बी क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पावर है ना, वो अल्फा जो है, इधर देखो ए और बी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर तुम्हें याद हो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के अपन ने बहुत सारे तरीके देखे थे ना, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहे थे, याद करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हो जब आपके पास रेट लो हो, आपको कुछ नहीं करना, पावर को ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो उस केस में आपका जो अल्फा है वो ए के बराबर हो जाएगा और बीटा बी के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बोले तो जो एक ही स्टेप में हो रही है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे बीटा बी के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपकी रिएक्शन होती है एक से ज्यादा स्टेप में, तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता पाते, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देयर आर, देखो बहुत सारी और चीजें हैं, बट यहाँ पे जो लाइक मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मैं वो आपको बताऊंगी। अब है तो वो भी है, मोलिकुलैरिटी भी है। मोलिकुलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन तुम्हारे फॉर्मूलाज है मेरा बेटा जो तुम लोगों को करने हैं। जैसे अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो उसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो रेट के बराबर होगा। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ किस केस में, ऐसा सिंपल सा बिल्कुल सिंपल सा सवाल भी वो तुमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ किस केस में रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो तुम्हारा होगा जीरो ऑर्डर के केस में। जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट है आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होता है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट अगर मैं निकालू तो, या अपने तो ये वाला जैसे भी तुमने याद किया हुआ एटी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, जो तुमने याद कर रखा है वही आप करके चलोगे। ठीक है, हाफ लाइफ की बात करूं तो ए नोट बाई टू के, वेयर ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यानी कि हाफ लाइफ की बात करूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, राइट। और एटी क्या था, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यस मैम। ओके आगे चलो। चलिए, अगर मैं Yes. फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो सो मत जाना, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, अगर आपको लग रहा है मैम स्लो है तो मैं थोड़ा फास्ट कर लूंगी। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो रेट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, एंड उस केस में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग ए नोट बाई ए टी करके करो या लोग ए बाई ए माइनस एक्स करके करो। ठीक है, हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से ही ज्यादा बनते हैं। सेकेंड ऑर्डर में जो रेट होगा वो कंसेंट्रेशन का स्क्वायर होगा, राइट। एंड जो रेट कांस्टेंट होगा वो देखो ज्यादा नीट में आता नहीं, तुम स्किप भी कर सकते हो इसको, देख लो। अब लिख ही दिया है तो मैंने यहाँ पे K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/T 1/80 माइनस 1/A नोट, ये होता है। ठीक है, और हाफ लाइफ इसकी ये होती है। ठीक है, ये स्किप भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तुम्हें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक है जी, उसके अलावा और क्या चीजें ध्यान रखनी है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं कभी नेवर गोज टू कंप्लीशन, तो T 100% क्या होता है उसका, इनफाइनाइट होता है। और अगर मैं तुमसे जीरो ऑर्डर का पूछूं 100% कंप्लीशन टाइम का, 2T हाफ। 2T हाफ यानी कि 2A नोट बाय 2 के। बहुत सही है, रट के बैठो एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलो, और जो मैंने वो रिजल्ट लिखवाए थे तुम्हें याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर के केस में थे T 75%, 2T हाफ होता है, T 87.5%, 3T हाफ होता है, और ऐसे एक 90-99 वाले भी लिखवाए थे। ठीक है मेरा बेटा, उसके अलावा हाफ लाइफ का ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्लास के टाइम भी बोला था कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस पे बेस्ड एग्जामिनर सवाल पूछना चालू करेगा, और ये आएगा, तुम देखना, या तो वो इस पेपर में डालेगा या जब भी डालेगा, बट आएगा नीट में। तो आपको ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखना है मेरा बेटा कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A नोट की पावर n-1, या यू कैन से T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नोट raised to the power n-1, where n is order of reaction और A नोट क्या है मेरा बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब तुम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जिसके लिए भी करना चाहो वो कर सकते हो। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या करोगे, जीरो यहाँ पे पुट करोगे, -1 आएगा वो ऊपर जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन।
यहाँ पे तुम 1 पुट करोगे एन तो 1 - 1 0, और किसी की पावर 0 1 होता है, यानी कि हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे 2 ले रहे हो तो 2 - 1 1, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो तुम किसी भी ऑर्डर का बता सकते हो, ठीक है। और एक ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लो तुम्हें रिएक्शन की कोई 2 हाफ लाइफ दे रखी है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा के आ जाना, बोलो। यस यस है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक जनरल फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, किसका, ऑर्डर ऑफ उसका क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट निकालने का, KT 1 - 1/n-1 1/80 n-1 डिवाइड बाय n-1, ठीक है। ध्यान रखना n यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता है फॉर्मूला, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप n1 लेते तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। आप उसके लिए करके देखो, 0 सेकेंड ऑर्डर के लिए करके देखो, जो मैंने बताया, सेकेंड ऑर्डर के लिए n2 होता तो 2 - 1 1 होता, ये 80 होता और ये a नोट, देखो यही आ जाता, ये देखो। तो तुम फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हो। इतना क्लियर हुआ? यस मैम यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम कहते हैं जब 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो 10 डिग्री से, तो आपका रेट जो है 2 to 3 टाइम्स रेट डबल हो जाता है, जनरली हम बोलते हैं, तो 2 to 3 के बीच में वैल्यू आती है, राइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, R2/R1 K2/K1 फाई इज टेम्परेचर कोफिशिएंट रेज टू द पावर डेल्टा T/10, यही था। और डेल्टा टी क्या था, T2 - T1, T2 जो था बड़ा था T1 से, यही था। यस ज्यादा सवाल नहीं आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तुमने देखा होगा, बट क्या पता आ जाए, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये वाला भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन तो मतलब तुम्हारे लिए भगवान के समान है, इस चैप्टर में इतना पूछा जाता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A e raised to the power minus EA/RT. K is rate constant, A is your Arrhenius factor, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हो, या फिर टोटल कोलिजन जितने हो रहे हैं बिटवीन रिएक्शन मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी क्या कम ज्यादा है डजंट मैटर, टोटल कोलिजन को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है तुम्हारा टेम्परेचर है केल्विन में, राइट। तो आप क्या करते थे, एलन वाला है क्या इसमें, हाँ, तो ये एक फॉर्मूला तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यस देखो, ठीक है, अब इसकी एलन वाली भी फॉर्म पता होनी चाहिए, देखो इधर एलन ले लो, एलन के इज इक्वल टू एलन ए ई रेज टू द पावर, एक सेकेंड, माइनस एलन ई 1 होता है ना, माइनस EA/RT। लोग की टर्म्स में लिखोगे तो लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस EA/2.303 RT, है ना। जब तुम्हारे पास दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होंगी तो क्या लिखोगे, लोग K2/K1, ठीक है, माइनस EA/2.303 R 1/T2 माइनस 1/T, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। ई रेस टू द पावर माइनस EA/RT क्या होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन होती है एक्टिवेशन एनर्जी से, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोल देंगे। अगर मैथमेटिकली दिखाऊं तो ई रेस टू द पावर माइनस EA/RT यही होता है। अगर मान लो वो तुमसे पूछेगा कि भाई ये बता दो कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है, तो आपको वो क्या कह रहा है, आपको वो ये निकालने के लिए कह रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम यस मैम। चलिए, उसके बाद ग्राफ वाला तो आई होप अभी आप सीख गए होगे, ग्राफ में तो गलती नहीं करोगे। एलन इसमें इसने बनाया हुआ ग्राफ लोग के वर्सेस 1/T का,
तो log के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया हुआ है, तो स्लोप आप देख रहे हो नेगेटिव आएगा, और स्लोप है क्या माइनस, ये ध्यान रखना। जब log की बात करेंगे, बेशक मैं कितना पढ़ा दूं तुमने, वहां पे सही करके आना पड़ेगा तुम्हें। जब मैं log k वर्सेस 1/t की बात करती हूँ तो स्लोप होगा माइनस EA/2.303R। जब मैं बात करती हूँ ln k वर्सेस 1/t की, तो स्लोप होगा माइनस EA/R। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये तुम्हें देखो ध्यान में रखना है, ठीक है। k वर्सेस t का ग्राफ कैसे होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब दो रेट कांस्टेंट होंगे K2 और K1 एट टेम्परेचर T2/T1, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अब ये वाला फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आया था 2024 में, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो क्वेश्चन पहली बात लेंथी था, बट अच्छी बात ये थी वो क्वेश्चन सेक्शन बी में था, समझ रहे हो। अब तुम्हारा तो है नहीं कुछ ऐसा सेक्शन बी जैसा, है ना, एक ही होएगा, उसमें करना है तुम्हें 45। तो अगर अब सवाल देता है तो पहली बात ऐसे सवाल को तुम सेकेंड राउंड में लेके जाओगे, समझ रहे हो, सेकेंड राउंड में लेके जाओगे, क्योंकि अब तुमने इतने अनऑफिशियल मॉक टेस्ट दे दिए मेरा बेटा, तुम पेपर भी जल्दी कर लेते हो तो मिल जाएगा तुम्हें टाइम। अब K2/K1 की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर उसने डबल बोल रखा है तो आप 2 कर देना, है ना। अगर उसने ट्रिपल बोल रखा है तो K2/K1 की वैल्यू 3 कर देना। क्वाड्रोपोल बोल रखा है तो 4, तो 4 तक ही पूछा जाता है, या तो वो डबल पूछेगा, ट्रिपल या क्वाड्रोपोल, ठीक है जी। और 2.303 क्योंकि एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, तो जनरली तुम्हें यही लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना ये किसके आसपास आता है अपना 19.1, तुम क्या लोगे 19 लेके इसको सोल्व करके आओगे, समझ गए? यस मैम। ठीक है। Yes, एक तुम्हारा पता नहीं कहाँ पे यूज होता था, याद नहीं आ रहा मेरे को, एक मिनट लेट मी जस्ट थिंक। हाँ, एक जगह तुम्हारा आर याद करो यूज होता था 0.082 एटमोस्फेयर, है ना, लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर। तो उस केस में मैंने लिखवाया था, मुझे याद नहीं कौन से चैप्टर में था वो, 1/12, ठीक है। हाँ उसमें था, हाँ याद आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर में, जहाँ पे आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो इसमें आर की वैल्यू ये लेनी पड़ती है, तो 1/12 लिखाना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखने, यही तुम्हारा क्या करेगा, यहीं से कंपटीशन क्रिएट होता है। देखो आसान क्वेश्चन तो हर एक बच्चा करके आएगा, हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारा कंपटीशन कहाँ से क्रिएट होगा, जो क्वेश्चन मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के होंगे। और मेरे को इतना विश्वास जरूर है तुम लोगों पे कि इतना तुमने किया है, मेहनत की है, तो डेफिनेटली तुम वो वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो कंपटीशन वहीं से क्रिएट होता है और हमें ही उस भीड़ से निकलना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बहुत छोटी बातें हैं जो तुम लोगों को मेरा बेटा ध्यान रखना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी मेरा बेटा, वो लिख लो जो तुम्हें पढ़नी है। वैसे तुम रिवीजन तो चालू कर रखी है ना तुम लोगों ने, ग्राफ जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है नोट्स में से करो ग्राफ या एनसीईआरटी में से करो, है ना। मैंने वो वाले ग्राफ मैं लेना भूल गई यहाँ पे। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ आप लोग करोगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। एक काम करना, नोट्स में से कर लेना, नोट्स में मैंने 2-4 एक्स्ट्रा भी बनवा रखे हैं, ठीक है। यस मैम। ग्राफ जरूर पढ़ना, जरूर जरूर से पढ़ना। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पता है जेई मेंस में हर शिफ्ट में आया है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। तो जितने भी, अगर मान लो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नहीं रिवाइज करना, फॉर्मूला रिवाइज करो, जो कि मैं करवा रही हूँ। सारे ग्राफ रट के जाओ, एकदम टिप्स पे होने चाहिए सारे चैप्टर के ग्राफ, जितने भी 11th-12th में चैप्टर है, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसके अलावा मेन यही है, यस मेन यही है। उसके अलावा तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही तुम चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले में जो लिखा उसका मीनिंग क्या है, प्लस सारे ग्राफ, समझ रहे हो। और अगर मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स की बात करूं, वैसे मैंने शेयर कर रखा है, तो प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स में यही है, एक तो ग्राफ पे आना ही आना है क्वेश्चन। अब वो कौन से चैप्टर से देते हैं उनकी मर्जी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के पता लगा पाना कि कौन सा टॉपिक वो देना चाह रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना। वो तो क्योंकि उसके पास हर बार नए सवाल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में डालने के लिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो फिर भी बता दे बंदा, बट फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से चांसेस कम रहते हैं कि वो क्या देने वाले हैं, लेकिन आएगा फॉर्मूला बेस्ड,
इतना तुम बस ध्यान रखना, आएगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं और चीजें यहाँ पे सामने आती हैं, क्या क्या करना रहेगा अपने को। ठीक है, एक तो ये कर लेना केमिकल काइनेटिक्स में, और ग्राफ तुम कर लेना। ठीक है, उसके अलावा सारा ही कुछ हो गया, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब ग्राफ में वोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी ग्राफ आ जाएगा फिर, क्योंकि मैंने सारे बोल दिया ग्राफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूंगी तो सबसे पहले कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ईज ऑफ करंट ऑफ फ्लो। ठीक है, ईज ऑफ करंट फ्लो, तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r होगा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा, तो यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी इसकी। कंडक्टिविटी तुम्हारा क्या है, काप्पा है, तो काप्पा मैंने तुम लोगों को बता ही रखा है, G/G होता है, वेयर G* इज योर सेल कांस्टेंट। और किसी भी कोई भी अगर तुम काम कर रहे हो सेल के साथ फॉर ए गिवन, क्या बोलते हैं, अगर तुम कोई भी एपरेटस यूज कर रहे हो वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो सेल कांस्टेंट उसका क्या होगा, सेम होगा। अगर जसनूर जाके कर रही है उसी सेम एपरेटस पे, या कमनप्रीत कर रही है, तो L/A क्या आना है, लेंथ और एरिया क्या होगा उसका, सेल का कांस्टेंट रहने वाला है। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता तुमसे इतना आसान सवाल पूछ लिया जाए, यूनिट्स मैच करा ले, है ना। तो कंडक्टेंस की ओम इनवर्स, काप्पा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। काप्पा होता क्या है, काप्पा कंडक्टेंस ही होता है, लेकिन हम बात करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी RA/L, बोलो। यस मैम। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा ओम सेंटीमीटर। बोलो क्या कहते हैं। यस मैम। ठीक है, और इसके अलावा और क्या पढ़ना है तुम लोगों को, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी सब लोगों को पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी पे क्या होगा। तो ध्यान रखना, डाइल्यूशन होने पे काप्पा हमेशा डिक्रीज होता है ना। यस मैम। आ रहा है याद। यस मैम। रीजन भी पता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं। उसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मेरा बेटा, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, काप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ध्यान रखना 1000 ऊपर कब आएगा, जब मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगी। और ऐसे ही नॉर्मेलिटी के लिए भी काप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है जी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता था, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अरे ये याद है। यस मैम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, अगर हाँ मान लो डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई है, वो कब होता है, जब तुम्हें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो। याद करो थोड़ा, नीचे हो 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, ये साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये छोटी सी बातें ध्यान रखना। ठीक है, और यस नॉर्मेलिटी होती क्या है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। उसके बाद डी बाय हक्कलोन सागर इक्वेशन, तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस A√C। ठीक है, अब एक इसमें डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट है, पहली बात तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। जैसे NaCl है, क्या होगा, ये 1:1 है, टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। BaCl2 क्या है, कैसे लिखोगे इसको, Ba2 + 2Cl नेगेटिव, यानी कि 1:2 टाइप का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो अगर आपका कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो धीरे 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 देखो ग्राफ स्लोली इंक्रीज कर रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम बढ़िया से क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम ये बोलते हैं
कि डाइल्यूशन हो या ना हो, हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है, ये मान के चलते हैं। वैसे तो 100 नहीं होता, थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, लेकिन हम 100% मान के चलते हैं। तो डाइल्यूशन होने पे क्या होता है, 100% तो ऑलरेडी वो डिसोसिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, उनके जो आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव करते हैं और कंडक्टेंस बढ़ती है। बट वीक एसिड के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आपका डाइल्यूशन होने पर डिसोसिएशन भी बढ़ता है, प्लस नंबर ऑफ जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो दो फैक्टर डोमिनेंट है यहाँ पे, इस वजह से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, याद आ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग एक्स्ट्रा ग्राफ को क्या करके, प्लॉट करके मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम नहीं निकाल सकते, तभी हम कोलार्ड्स लॉ को यूज करते हैं। कोलार्ड्स लॉ क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस। ध्यान रखना, जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो तो आपको कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है, बट अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हो तो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है। इसके लिए मैं एक आसान सी चीज बता रही हूँ तुम्हें, देखो, अगर तुम्हें मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है लेकिन तुमसे निकलवा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो आप क्या करोगे, यही निकालोगे, ठीक है, यही निकालोगे, उसको एन फैक्टर जो भी होगा उसका, सोल्ट का आता है ना एन फैक्टर निकालना, जैसे BaCl2 का पॉजिटिव, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, टोटल नेगेटिव देख लो, जैसे Ba2 + 2Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल के एन फैक्टर से डिवाइड कर देना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। तो इस तरीके से तुम लिमिटिंग कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो कोलार्ड्स लॉ की हेल्प से, राइट। फिर उसके बाद डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है तुम्हारा, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो अल्फा क्या होगा, चाहे मोलर कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C और डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबने पढ़ा हुआ है, Kc(C)α² by 1 - अल्फा, याद करो, हम लोग करते हैं, यस मैम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, determination of solubility of sparingly soluble salt। देखो, अब तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तुम सबने पढ़ लिया। देखो, अब मोलर कंडक्टिविटी में जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, आपको पता है सोलिबिलिटी भी हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में ना, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सोलिबिलिटी भी पूछ सकते हैं, और इसको वो रिलेट करके पूछ सकता है तुमसे आयनिक इक्विलिब्रियम से, लेकिन वो ऐसा जाएगा नहीं नीट में, इतना लाइक इस ऐसा पूछते नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। Kappa into 1000 by solubility, and solubility is in mole per liter. उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, आई होप सभी को आता हो। सोल्ट ब्रिज लगाते हो बीच में, यहाँ पे आयंस आते हैं दोनों तरफ आजू बाजू, और यहाँ पे आपका क्या आता है, मेटल, बोलो। यस मैम। यहाँ पे आपका एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे आपका कैथोड होता है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो सारा ही खेल इसका है सेल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो समझना आना चाहिए कि क्या पूछ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आएगा, देख के डरना नहीं है, आएगा भी न्यूमेरिकल, लेकिन डरना नहीं है देख के, उसको करना, ट्राई करना, और कैलकुलेशन देखना, आसान ही मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है। तो तैयार रहो, न्यूमेरिकल तुम्हें दिखेगा यहाँ से। और अगर मैं बात करूंगी ई नोड सेल कैसे निकालते हो, ये तो मैंने फॉर्मूला जो बता रखा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला तभी आप लगाना जब आपको क्या दिया हो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर आप मान लो कोई और फॉर्मूला लगाते हो तो फिर आपको जैसे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, क्योंकि आपको पता है
ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होता है, बस साइन का चेंज हो जाता है। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट आपको क्यों करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, तो हम ये घुमा घुमा के देखेंगे पेपर में। बट अगर नहीं आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, तो यही याद करो ना, ठीक है। और बाकी जो आप इक्वेशन बना के निकालते हो वो तो तुम लोगों को आता ही है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ ई सेल फेराडे, एन क्या है इलेक्ट्रॉन का जितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नोट सेल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी क्या हो जाएगा फिर लेस देन, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनिटी। यस मैम। उसके अलावा नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन में एक जनरल मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, तो इसका अगर मेरे को वो लिखना हो नॉन्स्ट इक्वेशन तो कैसे लिखूंगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा रही हूँ तो मतलब मैं क्या लगा रही हूँ, लिख रही हूँ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। यस मैम। और ये आप तभी लिख सकते हो जब टेम्परेचर इतना दे रखो। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन से अलग दे रखा है देन यू हैव टू यूज दिस वाला फॉर्मूला, बट नीट में यही देते हैं क्योंकि इतना कैलकुलेशन वो तुमसे नहीं कराएंगे, ठीक है। बट स्टिल देख लेना, एक बार चेक कर लेना टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता था हमारा, ई सेल 0, और अगर ई सेल 0 हो जाएगा तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा 0.0591 बाय एन लोग केसी। बोलो, आपको पता है इससे भी फॉर्मूले बहुत सारे आए हुए। ध्यान रखना, अगर लेट से लोग केसी तुम्हारा एक्स आ रहा है तो केसी क्या हो जाएगा 10 की पावर एक्स। आ गया याद थोड़ा? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। टेंशन तो नहीं हो रही तुम लोगों को? नो। टेंशन हो रही है, पूछो ना क्या हो रहा है हमारे अंदर, तो इतनी बटरफ्लाई चल रही है, पूछो ना बस। टेंशन मत लेना, टेंशन से कुछ नहीं होता है ना। यस मैम। हो जाएगा सब ठीक। उसके बाद हम बात करते ग्राफ। ये ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार देख लो। सबसे पहले अगर मान लो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हो, जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही कंसीडर किया है ना, बिकॉज ऑक्सीडेशन करा है। तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT बाय NF लोग MN प्लस हो जाएगा, यही होगा। तो अगर मेरे को ई सेल वर्सेज लोग MN प्लस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, तो स्लोप क्या आ रहा है मेरा माइनस 2.303 RT बाय NF आ रहा है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, दैट इज वाई ग्राफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करती हूँ तो E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये लोग 1 बाय MN प्लस हो जाएगा। बट मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, ई सेल वर्सेस लोग MN प्लस, तो क्या करूं, ये देखो इधर प्लस ले लो, यहाँ पे करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए स्लोप कैसा आ रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हो? यस मैम। पर इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। यस मैम। और मान लो कुछ भी ना देख रखा हो तो बाय लिखोगे क्या, बाय कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख के आओगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख के आओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल भी ज्यादा आया तो नहीं हुआ नीट में, बट हाँ एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोड लेते हो वो सेम उसकी लेते हो, सेम इलेक्ट्रोड लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, लेकिन या तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है या फिर उसके प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखी है तो उसके प्रेशर में डिफरेंस है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ये करो P2 बाय P1, P2 ग्रेटर देन P1,
एक बात देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं एनोड पे तो क्या होगी मेरा बेटा, ये होगी, और प्रेशर P1 है। और अगर मैं कैथोड पे लिखूं तो ये होगी, Yes. बोलो, ऐड करो Yes. दोनों को, P1 P2। नास्ट इक्वेशन लिखिए। ई नोट सेल तो 0 होता है कंसंट्रेशन सेल में, क्योंकि देखो दोनों जगह वही है, हाइड्रोजन लिखो। तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0.0591 by 2 log P2 by P1। Yes, ma'am. मैम नहीं P1 नहीं में नहीं, P2 को हाँ हाँ वही लिख रही थी, वेट, क्योंकि ई नोट सेल 0 हो जाएगा ना, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय 2 log P2 by P1। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ये ठीक ही लिखा हुआ था, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो क्या होगा, ये प्लस का करना पड़ेगा तो ये उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि P1 जब ग्रेटर देन P2 होगा तो ई सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यस मैम। वो तुम्हें इस तरीके से करके देखना पड़ेगा, ऐसे देख के नहीं पता चलेगा तुम लोगों को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में अब तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बदल दी, तो यहाँ पे देखो ये नॉन्स इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, मतलब बना के देख लोगे तुम, तो C2 अगर ग्रेटर देन C1 होगा तभी तुम्हारा ई सेल क्या होगा मेरा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा, रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, Yes, ma'am. बढ़िया, एक बार लिख के देख लो, इसको आ रहा है क्या, एक बार फटाफट लिख के देखो, चाहे सो ना जाओ तुम लोग। आपको ये वाले रिलेशन तो पता है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू Yes, 1 ma'am. सेकेंड। Yes. यस मैम। ओके, आ गया, यस मैम। ठीक है, चलिए उसके बाद फैराडेज लॉ वाले क्वेश्चन है ना, फैराडे से इस बार 2024 में 2 सवाल आए थे, बस यही आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल, और IBC टॉपिक से तो और कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, राइट। जितना तुम Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे सॉल्यूशन से, उतना ही तुम्हारा जो मास होगा वो डिपॉजिट होगा, अगर गैस है तो लिबरेट होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो Z आएगा, और Z क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500, है ना। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मेरा बेटा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर अब आप लोगों को आना चाहिए निकालने, आ रखा है ना, ध्यान रखना रिडॉक्स में आप लोग एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाना, और क्या बोलते हैं उसको, बैलेंसिंग और एन फैक्टर, बस बेशक छोड़ देना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब मेन ये पड़ जाता। एन फैक्टर देखो, फैराडे फर्स्ट लॉ में जो एन फैक्टर है ना वो निकालना आसान रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें कोई सोल्ट ही देगा, जैसे BeCl2 दे दिया या कुछ भी दे दिया आपको, क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया, है ना, थोड़ा बेसिक देगा जो तुम्हें मतलब लाइक निकाल लोगे। क्यू क्या होगा, I/T होगा, ध्यान रखना करंट एम्पियर में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, कि भाई साहब तुमने सीरीज जो सॉल्यूशन है उसको सीरीज में लगा दिया, और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो जो अगर लेट से कॉपर और सिल्वर का है मेरे पास,
तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये होगा फैराडे सेकंड लॉ से ज्यादा सवाल देखो आए नहीं है 5 साल से, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो फैराडे फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो अगर तुम्हें फील हो रहा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ तुम्हारा इतना ज्यादा मतलब भूल गए हो या थोड़ा थोड़ा कम रिवाइज है, तो इसको प्लीज रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, यूज ऑफ डेल्टा जी इन रिलेटिंग ईएमएफ वैल्यूज। देखो ये तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा क्या बताना चाह रही हूँ इसमें। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है और उसका ई सेल दिया हुआ है, फाइनल इक्वेशन तुम्हें बनानी है ये वाली, और अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फिर, गिब्स फ्री एनर्जी वाला। ठीक है, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा G होता क्या है, माइनस सेल F इंटू एन। तो बस उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, अगर फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा तो वो सिंपल आप वही करोगे। ठीक है, रिएक्शन को जैसे अगर तुम ऐड करो तो उनके ई सेल को भी ऐड कर देना। और एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारी ई सेल होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव होती है। और डेल्टा जी क्या होता है, एक्सटेंसिव। बस ये ध्यान जरूर रखना, गड़बड़बाजियां करते हो तुम। ठीक है, तो मेन ये था इलेक्ट्रो में। सॉल्यूशन में आओ, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं हेनरीज लॉ की बात करूंगी। तो हेनरीज लॉ अपना क्या है, हेनरीज लॉ से मैंने तुम्हें कहा था कि 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है हेनरीज लॉ से, इस साल आ सकता है, तो हेनरीज लॉ को एक बार जरूर पढ़ जाना। एनसीईआरटी में एक टेबल भी दे रखी है, वो मैंने नोट्स में से पढ़ जाना, चलो ठीक है, एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना। तो हेनरीज लॉ आपका क्या है, बोलता है कि भाई साहब जो गैस का प्रेशर है, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा आपका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, उतना ही वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, या यू कैन से जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी। तो सोल्युबिलिटी के टर्म्स में भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, KH तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। KH बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला था अपने पास, M इज इक्वल टू KP, मास ऑफ गैस डिसोल्व, वो भी आपके प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता था। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला भी था, जैसा भी मैंने बोला, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोलिबिलिटी होगा। तो ये एक रिलेशन मैंने बताया था, P1/P2 S1/S2, याद है। तो ये भी एक बार कर जाइएगा। फिर तुम्हारा आता है रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ में क्या है, आपको कौन से लिक्विड लेने हैं, वोलेटाइल लिखने हैं, वोलेटाइल लेने मतलब दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और दोनों के दोनों क्या हो, एक दूसरे में मिसिबल हो, डिसोल्व। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। मैं बोलती थी जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मान लो A है तुम्हारा लिक्विड और B है, तो PA हो जाएगा P नोट एक IA के बराबर, और P नोट PB हो जाएगा P नोट B का IB के बराबर। टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, A की वजह से भी होगा, और बोलो B की वजह से भी होगा। तो P नोट एक IA प्लस P नोट B का IB। तो ये रोल्स लॉ आपका आ जाता है। रोल्स लॉ किस पे ओबे होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, रोल्स लॉ काइए काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। वाई वाई भी क्या है बेटा, वेपर फेज में कितनी कंपोजिशन है उसकी। ठीक है, तो वेपर फेज में अगर कंपोजिशन निकालनी हो तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आप ये बोलते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस के, वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर आप वेपर फेज में बात करो तो आप वाई डिनोट वाई लेते हो, तो वाई क्या हो जाएगा मेरा बेटा, टोटल में से A का कितना है, वाई बी क्या हो जाएगा, टोटल में से बी वाले का कितना है, और वाई ए प्लस वाई बी क्या होता है, 1। ऐसी काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1। ठीक है, यस मैम। चलिए
उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल नहीं करते हैं। आइडियल सोल्यूशन में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो टोटल प्रेशर है वो पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। पीए तुम्हें पता है क्या होता है, पी नोट एक आई है, और पीबी होता है पी नोट बी काई बी, मतलब रोल्स लॉ वाला जो सारा ओबे करता है रोल्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सोलवेंट सोलवेंट और सोल्यूट सोलवेंट के बीच में क्या होता है, बराबर होता है, तो कोई एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं होती। दैट इज व्हाई चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। बट डेल्टा जी नेगेटिव होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल। ऐसी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम सोल्यूट सोलवेंट को मिला रहे हो। अगर तुम सोल्यूशन को मिला रहे हो तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेगी तो रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। तो देखो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इंटरेक्शन बराबर होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से, एक तो क्लोरो, मतलब जो सिमिलर स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है, जैसे बेंजीन टॉल्विन हो गया, इथाइल फ्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड हो गया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो गया, हेक्सेन हेप्टेन हो गया, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल कर सकते हो। नॉन आइडियल में आप दो तरह के पढ़ते हो, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, टोटल जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, ठीक है। Yes, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, एक्सपेक्ट बोले तो रोल्ड, एक्सपेक्टेड मतलब रोल्ट लो से जो आ रहा है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कौन सा है? रोल्स लो वाला। तो अगर उससे ज्यादा आ रहा है हमारा वेपर प्रेशर तो वो पॉजिटिव डेविएशन में चला जाता है। अगर एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, यानी कि जो रोल्स लो से तुम निकालोगे उससे कम आ रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में आएगा। क्यों? पॉजिटिव में क्या होता है, जो आप सोल्यूट सोल्वेंट लेते हो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो जल्दी वेपर बना लेता है, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ जाता है, ठीक है। सोल्यूट सोल्यूट सोलवेंट सोलवेंट में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है देन सोल्यूट सोलवेंट से, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है, जब तुम दोनों को मिलाते हो सॉल्यूशन में, सोल्यूट सोलवेंट को, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तभी वेपर प्रेशर घट जाता है, टोटल वेपर प्रेशर, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम, पॉजिटिव में डेविएशन में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव होता है। बट एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही, कौन सी? बोलो। गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। यस। एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से एग्जाम्पल है? जनरली उसमें अल्कोहल आप लेते हो, है ना, अल्कोहल वाटर ले लो, ठीक है, अल्कोहल के साथ और कोई जोड़ी ले लो, ठीक है, और CS2 और एसीटोन आपका बहुत फेमस एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएशन में आप वाटर के साथ क्या ले रहे हो, एसिड एनिली, और क्या ले रहे हो, एसिड आप HNO3 ले रहे हो, या एसिटिक एसिड ले रहे हो, फिनोल और एलेनिन का हो गया मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये कुछ पॉपुलर एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के जो आपको आने चाहिए। उसके बाद आपका वॉन्टो फैक्टर। वॉन्टो फैक्टर क्या कहता है? वॉन्टो फैक्टर में आप क्या करते हो कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक्सपेरिमेंटल मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड बोले तो थ्योरेटिकल, ठीक है। मोलिकुलर मास आपको पता है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं मोलिकुलर मास के, सारे इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास होगा, और नीचे क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। कौन कौन सी हैं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी? कहाँ गई? ये है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। P नोट माइनस P नोट, देखो अगर आप वॉन्टो फैक्टर ध्यान रखना, पेपर में देख लेना, कहीं कोई ऐसा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो डिसोसिएट हो रहा है, और तुमने अगर कंसिडर नहीं किया वॉन्टो फैक्टर तो जा चुका है पानी में सारा कुछ, ठीक है। तो ये ही फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे जहां पे आप वॉन्टो फैक्टर इंक्लूड करते हो। बेशक I1 होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन I लिखोगे आप, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आइटा CRT। C क्या होता है? N/V, और N क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है मेरा बेटा? TB माइनस TB नोट। और डेल्टा TF क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF नोट माइनस TF।
टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। इसमें से आएगा तुम्हारे पेपर में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइज कर लेना, इसमें से आएगा क्वेश्चन। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीएफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। केबी की एफ क्या है आप लोगों की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी होती है, आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है जी। और मोलालिटी क्या होती है, सब में गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और इसमें क्या होगा, काई ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, और ऊपर ये, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है तो हम मान के चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, बाकी वो दे भी देगा तुम्हें एग्जाम में। याद है ये फॉर्मुलेटिव्स पे रट्टे पड़े हैं कि नहीं रट्टे? उसके अलावा अगर तुम्हारा, आ रही हूँ मेरा बेटा, अगर तुम्हारा बॉन्ड टू फैक्टर क्या है, 1 है, 1 का मतलब कोई डिसोसिएशन कोई एसोसिएशन नहीं हो रही, अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है और ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो रहा है, याद है। और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, और एसोसिएशन के लिए 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1। अगर तुम्हारा सोल्यूशन जो लिया है बेसिकली तुमने वो डाइमराइज हो रहा है तो n इज इक्वल टू 2, ट्राइमराइज हो रहा है तो n इज इक्वल टू 3, टेट्रामराइज हो रहा है तो n इज इक्वल टू 2। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। अगर मान लो तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा तो समझ लेना 100% डिसोसिएशन है, उसमें आई और n की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ज्यादातर तुम्हें यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज देते हैं, ये तुम्हारे नहीं डिसोसिएट होते हैं, इनका मोलर मास भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, यूरिया का 60, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ध्यान रखना जितने आपका आई की वैल्यू, आई इंटू एम की वैल्यू ज्यादा होगी, इधर देखो, उतनी ज्यादा तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, मतलब उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम सबको पता है, कैसे पूछते हैं वो, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट या हायर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये देखो ग्राफ दिख रहा है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये होता है। तो अगर मैं वेपर, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर जो तुम ले रहे हो, जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लो बाहर का प्रेशर है 1 atm, तो ये वो वाला पॉइंट है जब आपका सोलवेंट बॉईल करने लगे। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो चुका है। लेकिन अगर उसमें आप मान लो कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बाहर के प्रेशर के बराबर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हो गया ना वेपर प्रेशर कम। इधर देखो सोलवेंट का वेपर, इधर देखो अगर मान लो इस टेम्परेचर पे मैं देख रही हूँ तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर ये है देखो, और सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो, ये दिख रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सोलवेंट का वेपर, सोलवेंट का बॉइलिंग मतलब क्या बोलते हैं, टीबी नोट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीबीएस यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों का जो चेंज है वो क्या दिखा रहा है, डेल्टा टीबी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ से भी सवाल आ सकता है, मेरी गट फीलिंग कह रही है ग्राफ बना के ही तुमसे कुछ कुछ पूछेंगे, कुछ पूछेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड सोलवेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए लिक्विड सोलवेंट का। मान लो तुम्हारा सोलवेंट पानी है, तो जब आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाए तब वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखो अब होगा क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो चुका है। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो आपको पता है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी तो कम होगा। तो देखो इधर प्योर लिक्विड का ये है, देख रहे हो वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, देख रहे हो। और Yes, ये ma'am. क्या आपका सॉलिड सोलवेंट, तो ये वो वाला पॉइंट है, इधर आओ, ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला, जब आपका लिक्विड सोलवेंट और सॉलिड सोलवेंट फ्रीज होगा। और ये वो वाला पॉइंट है जब आपका सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या सोलवेंट और सोल्यूट, तो वो कब फ्रीज होगा, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर बराबर होगा।
ध्यान रखना, फ्रीज कौन होगा, सोलवेंट के पार्टिकल सोलिडिफाई फ्रीज होते हैं, सोल्यूट के नहीं होते, ठीक है। तो ये अपन को क्या दिखा रहा है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, पहले मान लो वाटर का लेट से फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, अब जैसे ही तुमने उसमें कुछ डाला, लेट से नमक डाला, तो वो क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, मतलब वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो ये डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस टीएफ, बिकॉज टीएफ नोट बड़ा है, टीएफ छोटा है, ऐसी डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी बड़ा है, टीबी नोट छोटा है। हाँ बोलो। हो गया। यस मैम। आइसोटोपिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होगा, अगर मान लो 2 सॉल्यूशन है 1 और 2, और मान लो सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सेकंड वाला जो है सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और 1 वाला फिर उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, बात बोलो। यस ठीक है, चलो ये एक बार देखो, मैं एक बार पानी की बोतल ले लूं, ये एक बार इसको देखो। हाँ देखो, Yes, ma'am. क्या लग रहा है, याद है ये वाले फॉर्मूले मेरे बेटा, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। यस मोल कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा, बहुत आसान, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, बहुत आसान आएगा। मोल्स को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो मास दे रखा हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देना, राइट। Yes, ma'am. अगर तुम्हें मान लो वॉल्यूम दे रखा हो तो मोलर वॉल्यूम से कर देना। ध्यान रखना एसटीपी एनटीपी आप बराबर ले सकते हो, ठीक है, नीट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 22.4 ले सकते हो आप, ठीक है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कुछ बुक्स में 0 डिग्री भी लिख देते हैं, बाकी होता ये 25 डिग्री है। अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो एटम दे सकता है वो, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो ये मोल्स निकालने के 3-4 तरीके होते हैं जो आपको दे रखा हो पेपर में, ठीक है। अब आपके सवाल ऐसे भी आते हैं कि बताओ किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ना, आते हैं ना ऐसे सवाल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपके पास मोल्स होने चाहिए, मोल्स के बाद आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। कभी भी आप नहीं बता सकते किसी केस में कि नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा होंगे, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर तुम्हारे पास क्या आएंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये रास्ता होता है जो तुम्हें पार करके जाना पड़ता है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, उसके अलावा तुम्हें ये कुछ मतलब पता होना चाहिए, अगर मान लो पेपर में लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, तो वो किसकी बात कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है। यस अगर मैम। वो लिख रहा है 1 ग्राम मोलिक्यूल, तो वो किसकी बात कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ऐसे ही 1 ग्राम आयन का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस की वो बात कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं, बट ठीक है एक बार देख लो, अब डाल दिया तो। एवरेज मोलर मास, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सैंपल है, उसमें N1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी गैस के जिसका मॉलिक्यूलर मास m1 है, ऐसे ही मतलब मिक्सचर है और वो दोनों नॉन रिएक्टिंग होगी गैस के मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में जो एवरेज मोलर मास निकल के आता है, दैट इज N1 M1 प्लस N2 M2 बाय N1 प्लस N2, ठीक है। नोट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप कर दो इसको, मैं तो कहती हूँ कर ही दो स्किप, क्यों इतना ज्यादा भड़क ले रही।
रिलेटिव वेपर डेंसिटी में सिर्फ यही वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ये बेशक रहने दो। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलिकुलर मास बाय 2। ठीक है, ध्यान रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन। वेपर कई बार तो इतना ऐसा कर लेते हैं वो पेपर में, अगर किसी टॉपिक से उनको आसान डालना हो तो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं तुमसे। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा? मोलिकुलर मास मोलर मास बाय 2। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला मेरा बेटा, जैसे मैंने बताया था कि जब आप रिएक्शन लेबोरेटरी में करते हो तो हमें एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड नहीं मिलती है प्रोडक्ट की, हमें क्या मिलती है? एक्सपेरिमेंटल जो करते हैं ना, एक्चुअल यील्ड मिलती है। ठीक है, जो मतलब जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिलता, उसके अलग ही कुछ मिलता है। तो वो जो अलग कुछ मिलता है वो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है, तो वो एक्चुअल यील्ड होती है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। और ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी में क्या होगा? वही टोटल मास ऑफ सैंपल कितना, उसमें से आपका प्योर वाला कंपाउंड कितना इनटू 100, ऐसे ही करते हो। और मैंने तुम्हें बोला था एक सैंपल में तुम्हारी प्योरिटी भी होगी और बोलो इम्प्योरिटी होगी। तो रिएक्ट कौन करती है? Purity. प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। परसेंटेज कंपोजिशन, एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे ग्लूकोज देख लो, एक सिंपल एग्जांपल। अगर मान लो कार्बन का परसेंटेज निकालना तो एटोमिसिटी 6, कार्बन का मास 12 बाय पूरे का मास 180 इंटू 100। ऐसे हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 बाय 180, इसका 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, हाँ, बाय 180। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला बता दिया, इतना आसान तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बट यस फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरा बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म्स में तुम्हारी यूज होती है, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ग्राम में होता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ml में होता है इसमें वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ग्राम पर ml। पीपीएम तुम नहीं करो, छोड़ सकते हो, आता नहीं है पीपीएम वाला क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ध्यान रखना। और अगर पेपर में नहीं दे रखा, कुछ मेंशन नहीं है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कंसीडर करके आ जाओगे। जैसे आपको बोल रहा है 6% वेट बाय वेट ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 ग्राम NaOH है प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है तो 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहा है तो 6 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से। मोल फ्रैक्शन सबको पता है, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना लीटर में, अगर उसने किसी और यूनिट में पूछ लिया तो लीटर में चेंज करके आना है। मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। ध्यान रखना 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। याद आ रही है चीजें? मोलालिटी क्या होता है? मोल पर केजी। ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट आप लेते हो केजी में लेते हो, नहीं दे रखा तो चेंज करो। 1 केजी होता है 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, और ये क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे मोलारिटी हो गया तुम्हारा और तुम्हारी नॉर्मेलिटी होगी, इनमें वॉल्यूम है। जैसे वेट बाय वॉल्यूम हो गया, ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलालिटी होगी, मोल फ्रैक्शन हो गया, वेट बाय वेट हो गया, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी है ना, याद है? एक क्वेश्चन भी आया था मॉक टेस्ट में, किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी है m1 वॉल्यूम v1, अगर डाइल्यूट करोगे उसको कितने वॉल्यूम से, तो जो इक्वेशन आएगी m2v2 इज इक्वल टू m1 v1। और v2 क्या? टोटल वॉल्यूम है। अब तो पता चल गया होगा, उस टाइम तुमने गलती कर रखी थी पेपर में। v2 क्या है? टोटल वॉल्यूम है। मान लो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 50 ml, तुम 100 डाल रहे हो ऊपर, तो 100 नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 150 लिखोगे। ठीक है,
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अगर मान लो तुम दो सोल्यूशन है सेम सोल्यूट, लेट से सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तुम, अगर मिला रहे हो दो सोल्यूशन है दो से ज्यादा है, तो मोलैरिटी जो आती है फाइनल मिक्सचर की वो क्या आएगी, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। बात ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा 1000 इंटू मोलैरिटी, कैपिटल M डिनोट कर रहा है मोलैरिटी को, डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ग्राम पर ml में, चेंज मत करना लीटर में, वो पूरा करके ही ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो ग्राम पर ml में ही होगी डेंसिटी। M इज मोलैरिटी और MD क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी मोलैलिटी। ठीक है? हाँ बोलो मैम। मैम ये वाला फॉर्मूला ये तब आप यूज करोगे, ये आप तब यूज करोगे जब आपको मोलैलिटी दे रखी होगी, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी होगी, मोलिकुलर मास दे रखा होगा सोल्यूट का, और आपको मोलैलिटी निकालनी पड़ सकती है, या फिर आपको मोलैलिटी डेंसिटी सब दे रखा होगा, आपको मोलैलिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो तब ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है? हाँ जी बताइए सारे बच्चे। रिडॉक्स रिएक्शन में आओ। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत देखो क्या करके जाना। रिडॉक्स रिएक्शन मान लो किसी को कुछ ही नहीं आता उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक पढ़ के जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी में ना एक तुम्हें टेबल सी दे रखी है, वहां पे ना कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के स्ट्रक्चर बना के निकाल रखी है, याद आ रहा होगा अगर तुमने देखा है लेक्चर, कभी देखा है क्या? Yes, वो ma'am. करके जाना, बैलेंसिंग करके जाना। अब बैलेंसिंग कर रहे हो तो एन फैक्टर चाहिए होगा उसके लिए, तो वो करके जाना। बेशक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, अब इस टाइम पे तो कुछ फायदा नहीं है कुछ नया पढ़ने की, ठीक है जी। चलिए अब देखो जो मैंने लिखा हुआ है एक बार देख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पहले तो नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा बेटा। नॉर्मेलिटी हमारे पास होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास नहीं होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो यानी कि तुम्हें घूम फिर के एन फैक्टर तो चाहिए ही होगा। सिंपल एन फैक्टर तो बहुत आसान है, जैसे HCl का एन फैक्टर 1 हो जाएगा, जितने H प्लस दे रहा है। H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NaOH का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो जाएगा, जितने OH नेगेटिव दे रहा है। कुछ स्ट्रक्चर से भी आते हैं, जैसे H3PO2 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ देखो कितने H हैं अटैच, वही एसिडिक होगा, वही निकलेगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एन फैक्टर होते हैं आसान, सोल्ट के निकालने होते हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया। जैसे मान लो तुम्हें दे रखे कैल्शियम क्लोराइड, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर 2 हो गया, है ना। मान लो कौन सा ले रहे हो, और कौन सा, बहुत सारे होते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो तो 2Al 3 प्लस प्लस 3 सल्फेट नेगेटिव, कितना पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज 6, तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा। तो ये वाले बहुत आसान होते हैं। एक होते हैं एन फैक्टर निकालना रिडॉक्स रिएक्शन में, जो याद है निकलवाया था मैंने, चेंज इन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला, वो होता है अलग, वो भी मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है। तो बस ये इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर कौन कौन से तुमसे पूछे जा सकते हैं, यही वो लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन में तुम्हें क्या बताया था, M1V1 M2V2, लेकिन अगर नॉर्मेलिटी दे रखी होगी तो N1V1 N2V2 हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर में क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। ध्यान रखना नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा बेटा, मोलैरिटी इंटू, बोलो, एन फैक्टर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैरिटी N1 को क्या लिख सकते हो, M1 इंटू एन फैक्टर इंटू V1, बोलो M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2, और आपको पता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो इसको ऐसे लिख दोगे, बोलो क्या कहते हो। और ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाना होता है मेरा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगा लेना, या फिर आपको ये दे रखा हो कि आपने कुछ डाला और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है किसी दूसरे चीज को, राइट। जैसे ब्यूरेट में आप डालते हो, आपके कॉनिकल फ्लास्क में होता है, तो ब्यूरेट से आप
KMnO4 है या कुछ भी डाल रखा है आपने, तो कहते हैं ना कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया आपने, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। और एक्चुअल में यही होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, N1V1 N2V2, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस उस केस में बराबर हो जाते हैं। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंस बराबर हो जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, यही तो होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वहीं से ही आता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये मत करो, डाउट हो जाएगा वरना। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम पे कुछ मैं ऐसा बताऊं जो नहीं तुम्हें ध्यान है, मतलब नहीं पता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखो एन फैक्टर H2SO4 का, जैसे HCl का, H3PO2 का, H3PO3 का स्ट्रक्चर बना के आता है। देखो कितने हैं, ऑक्सीजन से अटैच 2, तो इसलिए 2। ठीक है, इस तरीके से करके बस ये थोड़ा बेसिक बेसिक याद रखना। ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है, H2SO3 का 2 होता है, HClO4 का 1 होता है, और H3PO3 का 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है। और अब आते हैं थोड़ा सा अलग से एन फैक्टर में। याद है टाइट्रेशन की थी तुम लोगों ने, KMnO4 वगैरह की, मोर सोल्ट की, और डी ब्लॉक में भी याद करो KMnO4 के एन फैक्टर बताए थे मैंने। तो याद रखना है तुम लोगों को 135 बना से, 135 बना से, है ना। यस मैम। क्या दिखा रहा है, एन फैक्टर, और ये मीडियम। तो बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में 3 होता है, एसिडिक में 5 होता है। तो अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, ये किसके लिए, आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। तो MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा, बताओ। Mn2O4 Mn 2O4 2 negative. MnO2 मैम Mn2 प्लस। ये तो एसिडिक मीडियम में हो जाएगा ना, बेसिक मीडियम में अपना वो होता है ना 1, तो किस में चेंज पोटेशियम होगा, मैग्नेट MnO4 2 नेगेटिव, +7 +6 कितने का आ रहा है, 1 प्लस 1। ठीक है, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में MnO2 में चेंज होता MnO4 नेगेटिव, क्योंकि ये किस में चेंज हो जाएगा, MnO2 में। यहाँ पे +4 में +7 में, तो कितने का हो जाएगा, 3। एसिडिक मीडियम में देखो Mn+2 में चला जाएगा, है। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। उसके अलावा और कौन सा था जो तुम्हें ध्यान में रखना है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला था, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किस में जाता है, इसका याद रखना एन फैक्टर, यहाँ पे +6 +3। तो एन फैक्टर कितने का होगा, चेंज कितने का हो रहा है, 3 का, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए हो रहा है, वी हैव 2 क्रोमियम, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एफ में इंपॉर्टेंट बता रहे हो जो यूज होते हैं, जैसे Fe+2 किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होता है +3 में, तो एन फैक्टर 1, है ना। यस मैम। फेरस ऑक्सलेट का देखो, या एक काम करते हैं पहले ऑक्सलेट का लिखवा देती हूँ। ऑक्सलेट क्या करता है, ये CO2 में जाता है, यस मैम। ये +3 है, ये +4 है, तो एन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन वो एक कार्बन के लिए आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 आएगा। यस। यस उसके अलावा फेरस ऑक्सलेट, इसमें क्या होगा, Fe+2 +3 में जाएगा, और C2O4 2 नेगेटिव किस में जाएगा, CO2 में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा देखो, और इसका कितना होता 2, तो टोटल लिखोगे ना, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो तुम्हें ध्यान रखना है। एक बार ये चेक करना है इसमें इसी में ही कन्वर्ट हो रहा था क्या,
एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। सो ये जो है तुम्हें करना रहेगा, ठीक है जी। मैम। यही था फॉर्मूला। अब तुम जो रिवाइज कर रहे हो वो करते रहो आप लोग, ठीक है। आज अपनी लास्ट क्लास थी, ठीक है। और कल एक सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब तो तुम्हें जो करना है करो, रिवीजन पे ही फोकस करो तुम लोग, ठीक है। कल का एक टेस्ट होगा वो दे देना आप लोग, दैट्स इट, ठीक है। और तो बस अपना थोड़े दिन रह गए, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर पेपर दे के आना, थोड़ा सा रेस्ट करना, दिमाग को रेस्ट देना जो इतने टाइम से थका रखा है, ठीक है। अ, ठीक है। मुस्कान मैं तुम्हें वो भी करा देती हूँ मेरा बेटा, ठीक है। बाकी को भी रुकना है रुक जाओ, जिसको भी वो सो हॉर्स वगैरह में अगर आती है दिक्कत, मैं एक बार बता देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है।